अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। बाज़ारों में मंदा है, एक तो लॉकडाउन की वजह से नहीं, अदरवाइज़ जो मंदा है यानी कोविड के आने से पहले फैक्ट्रियां बंद हैं, ताजर परेशान हैं, गाहक रुल गए, नौकरियां जा रही हैं, बेरोज़गारी का एक जो साया है वो फैलता चला जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में यानी हुकूमतें तो अपना अपोजिशन करें या हुकूमत करे, वो उनके अपने सियासी मामलात हैं। देखिए ना तो ये जो फाका कशी है और मकानों के किराए देने का अज़ाब है, बिल देने का अज़ाब है, ये अज़ाब उन लोगों पर यानी सिरे से मौजूद ही नहीं है जो लोग यानी जिनको हम अपना नुमाइंदा समझते हैं। अब वो अपोजिशन में है या हुकूमत में है, इनमें एक ही बात जो कॉमन है वो ये है कि ये सारे के सारे अरबपति लोग हैं और इनका यानी हमारे जो मसाइल हैं उन मसाइल से ये वाकिफ़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम यानी दूर साहिल पर बैठ के दूर समंदर में देखें कि कोई शख्स डूब रहा है या उसकी कश्ती डूब रही है, या किसी दूर आदमी हम दूर से देखेंगे कोई बिल्डिंग से गिर रहा है, तो हम कितना भी चाहें उसके एहसास को हम यानी दूर से देखकर बस फील ही कर सकते हैं जेन्युइनली। उसकी वो जिस अजाब में है उसका हम कभी यानी उसको जान नहीं सकते कि वो किस यानी प्रॉब्लम्स में एक घराना एक ख़ानदान गुजरता है कि जब बीमारी हो और दवा के पैसे ना हो। तो ये है वो सूरत हाल जिससे ज़ाहिर है का सामना है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या कोई मौजूदा यानी जो निज़ाम, हमारा निज़ाम एक बड़ा वसी लफ्ज़ है, ये कोई छोटा लफ्ज़ नहीं है। निज़ाम कहने का मतलब ये है कि आप सियासी निज़ाम की बात कर रहे हैं, मौशी निज़ाम की बात कर रहे हैं, समाजी निज़ाम की बात कर रहे हैं। आज हम सिर्फ मौशी निज़ाम को उठा के और ये देखेंगे कि कौन से वो, अगर ये सच है कि पाकिस्तान के बहुत बहुत वसाइल हैं, और मेरा तो खैर यकीन है कि बहुत वसाइल हैं, मैंने सफ़र करके भी देखा है, जर्नी में भी देखा है, रिसर्च में भी देखा, वसाइल हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतने वसाइल होने के बावजूद हर दूसरा तीसरा आदमी भूखा है और परेशान है, उसे मुस्तक़बिल पर यकीन नहीं है। इन मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब सईद काजी साहब को, और इनसे गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं कि ये मौजूदा मौशी मंजरनामे को किस तरह से देखते हैं और उनके नज़दीक आगे निकलने का रास्ता क्या है। अस्सलाम वालेकुम सईद काजी साहब। जी वालेकुम सलाम अनीक नाजी साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो हमारा ये जो करंट क्राइसिस है, ये जो मंदा है, सीधी सी बात है, इस मंदे से कोई निकलने का रास्ता आपको नज़र आ रहा है? क्या ये पाकिस्तान के बस में है? क्या यहाँ ये सिर्फ सियासी क़यादत का कसूर है? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस निज़ाम में मंदा हो या अच्छा हो, ज़्यादा जो बड़ी आबादियों के लिए कोई अच्छी खबर खाल खाली होती है। मगर ये जो मंदा आया है ये ज़रा एक ख़ास मंदा है, और ज़ाहिर है ये एक रिसेशन ट्रिगर कर दिया है। और ये रिसेशन कोई कोरोना ने पैदा नहीं किया, ये पहले ही हमारी तरफ बढ़ रहा था। कोरोना ने इसको पहिए लगा दिए और इसको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा शिद्दत से ट्रिगर कर दिया है। 2008 के बाद 2020 में इतनी जल्दी ये रिसेशन आ गया है। और नेगेटिव ग्रोथ, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें अब नेगेटिव ग्रोथ ना हो। लेकिन सवाल ये है कि जब इनकी ग्रोथ पॉजिटिव थी, मसलन इंडिया में 7-6-7% पे इंडिया ग्रो कर रहा था, तो आप देखें कि 45 साल बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। तो एक अरसा हुआ 80 की दहाई के बाद से ग्रोथ के जो रिश्ते थे आम आदमी की फलाह से, वो बहुत अरसा पहले ही काट दिए गए हैं। लिहाजा एक तो ये जरूर है कि जब नेगेटिव ग्रोथ हो तो बर्बादियां और होंगी और हो रही हैं। मिडिल क्लासेस इंपैक्ट हो जाती हैं, चिट कपड़िए भी जो हमारे जैसे हैं वो भी इसके इसके यानी जद में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको कोई एक मुल्क से नहीं निकल सकता। दुनिया एक मईशत आलमी मंडी बन चुकी है। खतरा अब ये है कि इससे निकलने की कोशिश में पुराना जो प्रोटेक्शनिज्म का दौर है उसके बारे में जो मईशत के बड़े उलमा हैं वो खतरा महसूस कर रहे हैं कि कहीं, मिसाल के तौर पर हेनरी किसिंजर ने कहा कि WTO फारग होते, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बुनियाद पे सारे वर्ल्ड ट्रेड चलता है, वो फारग होता नजर आता है हमें। ग्लोबलाइजेशन जो है वो होती नजर आती है। अच्छा काजी साहब, मैं गुजारिश आपसे करूं कि ये जो कोल्ड वार जिसकी आपने बात की है, ये चीन और अमेरिका की यानी एक कोल्ड वॉर हम पहले भुगत चुके हैं, ये दूसरी कोल्ड वॉर है। काजी साहब, हम शायद चाहें भी तो इससे बच नहीं सकते। हमें यानी आपके नज़दीक पाकिस्तान के लिए आगे क्या रास्ता है? दो बिल्कुल ऐसे मौशी निज़ाम जो एक दूसरे की एक तरह से ज़िद हैं, यानी हम उसमें कहाँ खड़े होंगे रीजन में? हमें हमारे फ़ायदे में क्या है? हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है जो हमारा $100 बिलियन का डेट है। अगर इन दोनों ने लड़ाई लड़नी है, हमने पहले भी मुफ्त में मार खाई जब पहली कोल्ड वॉर थी,
अपने ऊपर कर्जे चढ़ा लिए, अजाब अपने घर में ले आए, टेररिज्म यहाँ आ गया और आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। सबसे ज्यादा कास्ट हमने पे की, सबसे ज्यादा गालियां हमने खाई कि जनाब देखें वो जी ये सबसे टेररिस्ट नेशन हम हैं, हालांकि सबसे बड़े विक्टिम हम थे। अब तक 60-70 हजार लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं बेशुमार। अच्छा, अब क्या है? अब क्या कोई चाइना और अमेरिका से मामला करने को तैयार है कि हजूर, पहली बात तो ये कर्जा पे ही नहीं हो सकता जो हमारे ऊपर है, बहुत से मुल्क डिफॉल्ट कर गए हैं। 2008 में अर्जेंटीना ने किया, उसके साथ एक्वाडोर ने किया। अच्छा, अब क्या है? हम मामला करें कि भाई हमारा ये अजाब हमारे सर से उतारे, हमारी जितनी वसूलियां वो तो कर्जों में चली जाती हैं, और कर्जा वो जो हम कई दफा पे कर चुके हैं। मगर यहाँ जो माशाल्लाह तोते की तरह सिलेबस रट के आए हुए हैं ना हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से, जिनके हाथ में हमारी तकदीरें हैं, और जो 2 नंबर जो मैशत का फलसफा पढ़ के आए हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका कब्जा है। वो क्या करेंगे? वो हमें फिर IMF के पास लेके जाएंगे, और एक एंडलेस और विशियस साइकिल। तो ये है, इसके लिए आपको विजनरी लीडरशिप चाहिए, जो मुझे दूर दूर तक ना अपोजिशन में नजर आती है ना सरकार में नजर आती है। जी अनीक साहब, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? यानी ये कि हम खुल के चाइना के साथ यानी उस पोजीशन में तो नहीं हैं, और जैसा कि आपने दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका, बहरहाल हमारी जो अशराफिया उनके बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ते हैं, चीनी यूनिवर्सिटियों को तभी यहाँ पे ना फैशन है ना रिवाज है। तो फिर उस सूरत में अगर हम अमेरिकी मफादात को देखेंगे, चाइना हमारा नेबर है, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो यानी कहाँ फिर हम खड़े होंगे? देखिए, बच्चों से ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना हमारी इशराफिया का, इनके असासी और बैंक वहां पे हैं। अगर यहाँ की इशराफिया का कोई मेंबर जो है बड़ा, वो माजी का हो या हाल का हो हुक्मरान, वो हिले जुलेगा तो अगले दिन वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी छपेगी कि अचानक उनके अकाउंट का पता चला है कि उसमें इतने पैसे पड़े हुए हैं। लिहाजा ये तो हिल नहीं सकते उनके सामने। लिहाजा इस इशराफिया की मौजूदगी, मैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी से लेकर मुस्लिम लीग नून तक और उससे लेकर PTI तक, इनमें तो कोई, इमरान खान के बारे में एक थी कि चलो यार इसके कोई एहसास नहीं है, इसने कोई कारोबार, इसने कोई 2 नंबर वारदात नहीं की जिस तरह ये बाकी ओलिगार्क्स करते रहे, तो शायद ये कर जाए, मगर अभी तक तो कोई उसमें पेशरफ नजर नहीं आई। लेकिन ये तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक उम्मीद है इस मुल्क के लिए, और वो ये है कि अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि अवाम, अब एक कोई अवामी तहरीक, जिस तरह 5 नवंबर 1968 को फूटी थी एक तहरीक, वो ना किसी भुट्टो ने निकाली थी ना किसी और ने, भुट्टो उस तहरीक ने बनाया था, तो ऐसी तहरीकें उठेंगी। अच्छा काजी साहब, ये जो आपने फरमाया, यही इंतज़ार मुस्लिम लीग नून के कैंप में है, इसी तरह की गुफ्तगू पीपल्स पार्टी में है, और एक अवाम की यानी दानिश्वरों में भी एक यानी एक सीरियत है, ख़ुद लोग भी बैठा, बेसिकली एक वाक़े, एक सानहे, एक चिंगारी का इंतज़ार हो रहा है कि लोग बाहर निकलें और तहरीक चलाएं। यानी अपोजिशन PMLN का भी ये कहना है कि लोग बाहर निकलें और तहरीक चलाएं। अच्छा, आपने भी इसी तहरीक का जिक्र किया, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर ऐसी तहरीक कोई फूट पड़ी तो वो क्या, यानी क्या किसी सियासी क़यादत के ज़ेरे असर फिर वो होगी? यानी मौजूदा सियासी पार्टियां ही आके उस निकली हुई तहरीक की क़यादत बाद में संभालेंगी, या तहरीक फिर अपने लीडर खुद ब खुद निकालेगी? और अगर ये हो गया, यानी इसमें आखिरी बात कि अगर इस तरह हो गया तो उसका लाजमी नतीजा खुशहाली होगा, ये कैसे गारंटी की, यानी इसकी ज़मानत क्या है? तो तबाही बर्बादी भी तो हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, वो तो अल्लाह की रहमत हुई है इमरान खान पे कि इतनी बर्बादी के बावजूद अगर तहरीक के रास्ते में कुछ सबसे बड़ी रुकावट है तो वो इन पार्टियों का माजी है या इनकी जो रेप्यूटेशन है। लिहाजा लोग इनके लिए कभी बाहर नहीं निकलेंगे, ये याद रखें। और यही रुकावट बने हुए हैं तहरीक के दरमियान और सरकार के दरमियान। एक बात। दूसरी बात, इस बात को बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोई गारंटी नहीं है कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये अगर लोग। तीसरी बात, लीडर उछालती है। देखें, जुल्फकार अली भुट्टो 68 की तहरीक के वक्त से पहले नैप में सेक्रेटरी जनरल की जो है सीट मांगने गए थे, और वली खान साहब ने इनकार कर दिया था। और आज वही भुट्टो हैं जो कम अज कम इतनी बर्बादी के बाद और पीपल्स पार्टी की माशाल्लाह शबाना रूज काविशों के बावजूद जो है वो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। तो इसलिए वो कोई हादसाती फिक्र भी उछाल सकता है, जो तहरीक है ऊपर उछाल सकती है, लीडर लेस भी हो सकती है। नहीं तो फिर इसका बात मतलब है कि अगर मौजूदा निज़ाम टूटता है या इस तरह की कोई तहरीक उठती है, चीन उससे यानी कि गाफिल रहे, बेखबर रहे, लाताल्लुक रहे, ये कब तक होगा? चीन जो है वो चीन तो खुद खौफजदा है। हांगकांग में जो कुछ हुआ, देखिए चीन एक बड़ा फिनोमेना और बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इस पर बंदे गौर नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि क्या है, एक मुहिम्मा है जो एक रिडल में जो है वो छुपा हुआ है।
चीन इस वक्त आप देखें तो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पे अपने फौज के बजट से ज्यादा पैसे खर्च करता है। चीन के अंदर एक अजीब व गरीब दुनिया तलू हो रही है। एक तरफ उसकी कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप बॉडीज में जो है वो करोड़ अरबपति बैठे हुए हैं डॉलर टर्म्स में, और वो सोशलिस्ट भी है, ठीक है। उसके बाद वहां पे जो है रूरल रूरल जो चाइना वो और है। रूरल चाइना से शंघाई आने के लिए इजाजत और परमिट लेना पड़ता है, पासपोर्ट लेना पड़ता है, और अगर आप भी आ भी जाएं तो राइट्स डिफरेंट होते हैं। वो एक अजीब दुनिया है। और जो हुआ है इस वक्त हांगकांग में, ये माइक्रोकास्म भी हो सकता है, ये आने वाले दिनों की निशानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे ना अनइवन डेवलपमेंट अपना खेल कर सकती है। अच्छा, अब ये बताइए आखिरी बात कि ये यानी चैलेंजेस हैं, यानी न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स एक तरफ खुद अपने चैलेंज का, अपने यानी वजूद के बाद शायद बहुत बड़े चैलेंज का शिकार है, दूसरी जानिब आपने चीन के मामला पर रोशनी डाली। इसके क्रॉस रूट्स पे हम खड़े हैं और हमारी जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि हमने 100 किताबों पर पाबंदी लगाई है कि जिससे मज़हब को ख़तरा हो सकता था, और दूसरी ये है कि हम यूट्यूब पर भी पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। हाउ डू यू व्यू दैट? देखिए, यूट्यूब पर तो कोई पाबंदी नहीं लगेगी, सिर्फ इसको रेगुलेट कर लें। अब आप बात कर रहे हैं, कितनी मीनिंगफुल बात कर रहे हैं, इसी को हम गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस गालियों का कोई फिल्टर लगा लें, कुछ उसका तरीका कर लें। जरूर बंद ही करनी है हमने चीज, बंद तो ये नहीं होगी, रेगुलेट जरूर करें, इख्तलाफ राय करें, डट के करें एक दूसरे से। देखिए, मैं हुकूमत की खिदमत में एक दरखास्त करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपने 2.5-3 करोड़ बच्चों की तालीम पर तो ऑलरेडी पाबंदी लगा रखी है, और हमेशा से लगा रखी है आपने प्राइवेट जो एजुकेशन है जिसका टके का म्यार नहीं है, दुनिया की किसी एक यूनिवर्सिटी के मुकाबले में अगर हमारी कोई यूनिवर्सिटी खड़ी होती है तो वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है, और उसका भी बहुत नीचे नंबर आता है। ये जो मनी मिंटिंग मशीन्स बनाई हुई हैं आपने, यूनिवर्सिटीज जो हैं, और तालीम पर तो वैसी पाबंदी लगा दी आपने। अब करोड़ रुपए दे के डॉक्टर कौन बनेगा? आप 50-60 लाख रुपए, तो आपने वर्चुअली 65% यूथ की तालीम पर तो ऑलरेडी पाबंदी लगा रखी है। खैर से हमारी तरफ से ये किताबें भी बंद कर दें, तो ऐसे तो हम इस विश्व सर्कल से नहीं निकलेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हमारा और इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो राइट विंग रिफॉर्मिज्म का नजरिया है। मेरे ख्याल में लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म की गुंजाइश नहीं रही। वेनेजुएला इसकी मिसाल है हालिया तारीख में अगर हम देखें तो। इसलिए ये इन बातों में, और ये जो है ना फरोई बातें, ये भी यूट्यूब बंद कर देंगे, किताबें बंद कर देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आखिरी बात जी, कि क्या हमारे बच्चों के लिए जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, मेहनत कश बच्चे जिनका कोई हक नहीं है, और वो तमाम लोग जिन पर तालीम और स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, आपके नज़दीक अगर पाकिस्तान के पास, जैसा कि हम सुनते हैं, कहते भी हैं कि पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं, क्या वो तरीका यानी पाकिस्तान को मुमकिन है कि ये इन पर तालीम के, खुशहाली के, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी के रास्ते खोले जाएं, या ये मुमकिन ही नहीं रहा? तारीख में पहली दफा मुमकिन हुआ है कि हम इस साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो चुकी है, इसकी बुनियाद पे हम इस सैयारे से, एक मुल्क क्या सैयारे से वांट को खत्म कर सकते हैं। मगर आप मुझे देखें, अब जो जो जिन लोगों के कब्जे में ज़राए पैदावार हैं, उनका ज़हनी मेयार देखें जरा। मैं नाम नहीं लेता, आपका चैनल है, आप जरा जो आपके बिजनेस लीडर्स हैं माशाल्लाह, उनको जरा ज़हन में लाएं और उनकी ज़हनी औकात मुलाजा फरमाएं, और फिर देखिए कि क्या इतना बड़ा जो एक टास्क है टू ट्रांसफॉर्म दी सोसाइटी, ये इनकी औकात है कि इस पे बात कर सकें। मुझे बताएं, कब्जा ग्रुपों की बुनियाद पे सरमायादार बनने वाले, क्या आपका ख्याल है यहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लेंगे? इस मुल्क का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर होना है अनीक नाजी साहब, तो इस मुल्क की वर्किंग क्लास करेगी, इंजीनियर करेगा, डॉक्टर करेगा, स्किल्ड वर्कर करेगा। ये अनपढ़ 2 नंबर अंगूठा छाप कब्जा ग्रुप सरमायादार नहीं करेगा। मैं आपको एक फिगर देता हूं, इसको चेक भी कर लीजिएगा। एक अंदाजा है, जो अभी आईपीपीएस की रिपोर्ट आई है, वो बहुत ही माइल्ड रिपोर्ट है। मेरी हम्बल सी एक है, इसमें 5-7% ऊपर नीचे हो सकता है। सिर्फ 94 के आसफ जरदारी साहब के, हेजल ओलेरी के कहने पे होने वाले जो आईपीपीएस के मुआहदे थे, इसकी पादाश में हमने 70 से 75 बिलियन डॉलर लूज किया है, रोज कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो तबाह हुई है, मैं उसकी कास्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आसमान पे ले गए। अब ये अगर 75 बिलियन डॉलर, इसमें 10 बिलियन डॉलर सरकारी अफसर खा भी जाते, तो ये अगर वापडा इसको इस्तेमाल करता, क्योंकि वापडा ने अपनी प्राइवेटाइजेशन से पहले 23 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए और उनको बगैर कास्ट और रन किए मुकम्मल किया।
ये $75 बिलियन अगर आज हमारी बिजली के सेक्टर पे हमने इन्वेस्ट किए होते तो पूरे साउथ एशिया में हम बिजली एक्सपोर्ट कर रहे होते। आज हम 2.5-3 बिलियन हम ₹2 का यूनिट जो है 17 से 24 रुपए का खरीद रहे हैं। बेशुमार दौलत है सर। ये चोर चक्के, इनको इस दौलत से हटा दें। इतनी दौलत है कि आज की साइंटिफिक दुनिया में 1.5 से 2 साल लगेंगे वतन अजीज को एक रियल वेलफेयर स्टेट बनाने में, मगर ये कौन करेगा? इस इशराफिये के अंदर बैठ के तो कोई करता नजर नहीं आता। जी अनीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काई साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।